जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के अधीन हुए भारत में संवैधानिक विकास। और इसी कड़ी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण एक्ट लाए गए, उन एक्ट की चर्चा करेंगे। चूँकि प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को भारत में सत्ता का एक बुनियाद मिल गया। चूँकि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद उसने अपने को भारत में स्टेबल होने का प्रयास किया। इसी कड़ी में कई संवैधानिक सुधार भी किए, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश कंपनी के अधीन लाया गया पहला संवैधानिक एक्ट था और लाया गया 1773 में। दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट से कई क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि बंगाल के कंपनी के अधीन बंगाल के जो गवर्नर है अब वह गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। तो 1773 के एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की पदवी दी गई थी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और उसके पहले चीफ जस्टिस थे, बार बार एग्जाम में पूछता है, सर एलिजा इम्पे। और चीफ जस्टिस के अलावे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में अन्य प्रमुख जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, जैसे चेम्बर्स, लेमेंस्टर और हाइड। इसे भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई 1774 में। इसका आंसर मिट गया है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को पावर्स दे दिया गया कि काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे उसके निर्णय को यह डिस्ट्रॉय कर सकता था, उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की ताजपोशी मिली थी 1876 के एक्ट के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का जो प्रावधान किया गया भारत में 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त हो गया। यानी पर्सनली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है, पूर्वी देशों की अन्य कंपनियां भी कर सकती है, लेकिन चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार अगले 20 वर्षों के लिए बना रहा। किस अधिनियम में, किस चार्टर एक्ट में प्रावधान आया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चंस। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की जो आज्ञा दी गई किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की जो अनुदान की व्यवस्था की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था वह कम्प्लीटली तौर पे समाप्त हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। इसी
1813 के चार्टर एक्ट के अधीन लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन विधि आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड मैकाले के अधीन, एक चौथे मेंबर के रूप में गवर्नर जनरल के काउंसिल में शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार के बजट तैयार करने का राइट्स दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। यानी नॉमिनेट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी, बल्कि कंपनी के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, यानी एक तरह से सिविल सेवा कह सकते हैं, उसकी शुरुआत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यह व्यवस्था 1853 के चार्टर एक्ट में आया था। आगे हम लोग देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार या भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी 1858 के एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया। अब भारत में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन सौंप दी गई। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की भी नियुक्ति की गई 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसी कड़ी में हम जानेंगे किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अब जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय की पदवी दी गई और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। आगे दोस्तों, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर्स दी गई थी। किस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम को देखेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत की गई भारत में, वह 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। पहली बार बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की जो शक्ति दी गई थी 1892 के भारत सरकार अधिनियम में। आगे क्वेश्चन देखेंगे 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसी में सांप्रदायिकता के बीज बो दी गई थी, जिसका फल पाकिस्तान के तौर पे देखने को मिला। तो 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। मार्ले और मिंटो एक वायसराय और एक भारत सचिव। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अलग से मुसलमानों के लिए निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम में लाया गया था। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को। मिंटो वायसराय थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी काउंसिल के प्रथम भारतीय सदस्य
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो अगर पूछता है तो 1909 के भारत सरकार एक्ट हो जाएगा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम को ही कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना जो की गई 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, तो प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे मानते हैं? लियोनस कार्टियस को। लियोनस कार्टियस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, और इससे महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद थे, उसे भारतीय संविधान में जब संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार की जा रही थी, तो इसका कई सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा, और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई, और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। और अब हम लोग देखेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चूँकि 3 जून 1947 को भारत विभाजन की एक योजना, एक रूपरेखा लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, और 10 जून को मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को, और 14 जून 1947 को कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो विभाजन की रूपरेखा जिसमें थी उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसे स्वीकृति मिल जाती है 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार कर लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक्स करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। एक ऑप्शन आपके पास भी है डिसलाइक का। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए डिसीजन आपको करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।